नमस्कार दोस्तों। और हम लोग पढ़ रहे थे महेश कुमार वर्मा सर की किताब भारत का भूगोल। इसके बाद हमें करना है PYQ, जो कि हम घटना चक्र से करेंगे। और एक बार वर्मा सर की किताब पढ़ने के बाद अगर हम घटना चक्र से क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमारा यह विषय, यह टॉपिक और भी ज़्यादा पक्का हो जाएगा और सुदृढ़ हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत का भूगोल से स्टार्ट किया गया है और हमने थ्योरी इसका पढ़ा हुआ है, थ्योरी हम पढ़ चुके हैं। हम क्वेश्चन से करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है ऑप्शन सही है। भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। तो हमने पढ़ा था कि छठा नहीं, 7th है। लगभग 2.4% का जो क्षेत्र है यह अंतर्गत आता है। कर्क रेखा देश के बीचों बीच गुजरती है, दोनों सही है। भारत पूरी तरह से उष्ण है, तो हमने देखा था उष्ण के साथ साथ ये उपोष्ण भी है। तो ये और ये गलत हो गया और ये दोनों सही हो गए। ठीक है, बाकी डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन भी पढ़ते चलेंगे। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, न कि छठा। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार देखिए 645 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। इस प्रकार कथन 1 और 4 गलत है और 2 और 3 सही है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के बारे में सही है। तो हम देखते हैं, 5वां सबसे बड़ा देश है, गलत। 7th है, 2.4% सही है। भारत उष्ण कटिबंधीय में है, तो उष्ण और उपोष्ण दोनों है। और 82.5 डिग्री जो नैनी से होकर के गुजरती है ना। हमने पढ़ा था भारतीय मानक समय, तो ये सही है हमारा और ये सही है। 2 और 4 सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है। तो ये 7वां स्थान रखता है। कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं। भारतवर्ष आकार में आकार जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या देखा जाए तो ओनली 17% जनसंख्या जो है, 17.5% जनसंख्या जो कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार है, वो यहाँ निवास कर रही है। भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं, तो हम फिर 2011 की जनगणना के अनुसार देखेंगे तो इसमें 6,40,932 6.40 गाँव हैं। कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल हमने क्या देखा था, कुल क्षेत्रफल 32,87,000 ऐसे करके देखा था। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। भारत का देशांतर वाला है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। राज्यों की संख्या इसमें गलत है, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान स्थिति में दादरा नगर हवेली के और दमन दीव जो है हमारे नए यूनियन टेरिटरी बन चुके हैं, दोनों को मिला करके। और जम्मू कश्मीर हमको पता है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग कर दिया गया है। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, सही है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है, सही है। इसका भूमि सीमा का विस्तार 15,200 किलोमीटर है, ये भी सही है। और सर्वप्रथम सूर्योदय हम अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं, ना कि मिजोरम में। ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार में थ्योरी इसका हम पढ़ चुके हैं, पढ़ेंगे। भारत का कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, तो 37 डिग्री 6 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। तो इसमें ऑप्शन आपको दिख रहा है, भारत का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25। तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। सिक्किम से गुजरने वाले अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर के गुजरते हैं। तो ये राजस्थान से भी होकर के गुजरता है। इसमें सिर्फ क्वेश्चन और आंसर जल्दी जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि थ्योरी पूरा पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। सिर्फ ये जानने के लिए कि प्रश्नों की प्रकृति क्या होती है हम ये देख रहे हैं। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर होकर के गुजरती है वह कौन सी है। तो जैसलमेर है। भारत एवं कर्क रेखा बीचों बीच से हमको बांट देती है। तो कर्क रेखा के बारे में देख रहे हैं। ये बहुत ही पुराने कुछ क्वेश्चन हैं, ये अभी के समय में रेलिवेंट। कौन सा भारतीय मानक समय देशांतर के निकटतम है। तो रीवा है। कौन सा अक्षांश से पड़ेगा, कौन सा देशांतर में पड़ेगा। ये एकदम ही इस तरह के प्रश्न हैं कि आपको अनुमान ही लगाना पड़ेगा। और कभी कभी हमें जैसे लगता है कि बेंगलुरु नीचे है कि चेन्नई, है ना। तो ऐसी स्थिति में चेन्नई ऊपर है और बेंगलुरु नीचे हो जाता है। तो बहुत ध्यान से अगर मैप को देखेंगे तब यह प्रश्न, इस तरह के प्रश्न बनेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं, ठीक है, 10 AM हो रहा है,
तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? तो शिलोंग कौन है? मेघालय की राजधानी है और हम जानते हैं कि ईस्ट में है, ठीक है। जबकि भारतीय मानक समय हमारा है 82.5 डिग्री, जो कि नैनी से होकर के गुजरता है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपके मेघालय में शिलोंग में कितना बज रहा होगा। तो सबसे पहले हमें 92 डिग्री पे हम हैं और भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री, सो घटाएंगे तो 9.5 डिग्री आ रहा है। 1 डिग्री में हम जानते हैं 4 मिनट का अंतर होता है। तो 4 9 36 और प्लस जो ये आधे हैं इंटू 4 करेंगे तो 2 और हो जाएगा, तो 38 मिनट का अंतर होगा। तो अगर यहाँ 10 बजे हैं तो 10:38 हो रहा होगा। वैसे ही पूर्व में समय पहले होता है। तो यदि भारत के मानक याम में उत्तर पर 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा, प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय याम उत्तर पर मध्याह्न है, मतलब 12 बज रहा है, ठीक है। 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा? 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा? तो भारत का जो मानक समय है, हम देखें 120 डिग्री पूछ रहा है, उसमें से हम 82.5 डिग्री को घटा देंगे। तो जब 82.5 डिग्री को घटाएंगे तो ये आता है हमारा 37.30 डिग्री। इसमें 4 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 150 मिनट। 150 मिनट को अगर हम घंटे में कन्वर्ट करें तो 2 घंटा 30 मिनट होगा। तो भारतीय मानक समय पे 12 बज रहा है, तो अगर पूर्व की ओर हम देखते हैं तो 14:30, मतलब कि 2:30 हो रहा होगा। सीधे माइनस करके 4 मिनट से गुणा कर देना है, क्योंकि एक देशांतर के अंतराल में 4 मिनट का अंतर होता है। भारतीय मानक समय की यामी उत्तर कहाँ से होकर के नहीं गुजरती है? तो हमने पढ़ा था कि 82.5 डिग्री जो नैनी वाला है वो कहाँ से होकर गुजरता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, और फिर वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। अगर ये हम लगभग इंडिया का वो मानते हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश ऐसे बाहर निकल जाता है ये 82.5 डिग्री का। तो इसलिए बाकी इसी लाइन में जितने स्टेट आते हैं वहां से होकर के गुजरता है। फिर पढ़ते हैं कर्क रेखा किस राज्य से होकर के गुजरती है। तो कर्क रेखा को हमने शॉर्टकट में पढ़ा था, GRM, CG, BTM, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। तो इसमें से देख लीजिए बिहार नहीं आएगा। राज्य से होकर के गुजरती है पूछा है तो बिहार आएगा, बाकी ये लोग नहीं आएंगे। एक बार हमने ट्रिक बना लिया है, उसी पे हमको सारा क्वेश्चन देखना। तो ये सारे क्वेश्चन उसी से बनेंगे। कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, कितने प्रदेशों से होकर गुजरती है? तो 8 हमने पढ़ा है ना अभी। क्या पढ़ा है? GRM, CG, BTM, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, त्रिपुरा, मिजोरम। भारत का एक राज्य जिससे होकर के कर्क रेखा गुजरती है तो वह झारखंड हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? मणिपुर से नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? तो इलाहाबाद, नैनी। 82.5 डिग्री लगभग यही क्वेश्चन है, नैनी वाला। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच माध्य समय में कितने का अंतर है? इंपॉर्टेंट है, 5.5 घंटे का अंतर होता है। अरुणाचल प्रदेश में अगर सूर्योदय के 5 बज रहे हैं तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय कितने बजे पे होगा? गुजरात की कांडला में। तो हम देखते हैं अंतर कितना है दोनों के बीच में। तो अगर उसमें देखते हैं यहाँ पे लगभग 95 डिग्री है और कांडला में लगभग 70 डिग्री। वैसे भी हम लोग 67 डिग्री और उधर पढ़ते हैं 95 डिग्री, तो अंतर कर लेंगे और उसमें 2 घंटे का अंतर आ रहा है। लगभग 2 आवर का अंतर आता है हमारा ईस्ट और वेस्ट में लगभग 2 आवर्स का अंतर आता है। तो अनुमानता भी लगाएंगे तो लगभग 7 बजेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप है? मंगलुरु। ये सब देशांतरी, ये थोड़ा सा हमको मैप में ध्यान देना पड़ेगा कि कौन ऊपर है कौन नीचे है। दूरस्थ बिंदु देखिए, राज्य का अरुणाचल प्रदेश में हमको पता है कि दूरस्थ बिंदु है। निम्नलिखित में कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर कौन है? तो गांधीनगर है। कर्क रेखा के निकट कौन है? कोलकाता है। ऑप्शन के हिसाब से कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो ये 23.5 डिग्री का कर्क रेखा है। जल्दी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम पूरा पढ़ चुके हैं, सिर्फ हम देख रहे हैं प्रश्न का किस तरह के हैं और प्रकृति कैसी है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय
राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? तो झारखंड है। जून माह में कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? तो दिल्ली में होगी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट है? जबलपुर। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। माही कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। राजस्थान गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अपवाह तंत्र में हमने पढ़ा था माही के बारे में। भारत का दूरस्थ दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ग्रेट निकोबार में हमने पढ़ा था। भारत का दक्षिणतम बिंदु बड़ा निकोबार में है, इंदिरा पॉइंट। भारत के राज्यों में से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी को इंगित करता है? तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। हमने कीवेथु पढ़ा था। कीवेथु अरुणाचल प्रदेश में और गुवाहाटी गुजरात में पढ़ा था। सुदूर पश्चिम बिंदु क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट गुजरात में, जो कि गुवाहाटी। भारतीय नगरों में सबसे अधिक पूर्व की ओर कौन स्थित है? तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं उसमें लखनऊ है। मानक समय के बारे में देखिए 82.5 डिग्री। अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि ये नैनी से होकर गुजरती है, जहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। ये 82.5 डिग्री का भारतीय मानक समय जो कि नैनी से होकर गुजरता है। नैनी, प्रयागराज, इलाहाबाद। अब देखते हैं इससे रिलेटेड प्रश्न क्या है। जब भारतीय मानक समय की यामी-उत्तर पर अर्धरात्रि है, मतलब कि 12 बज रहे हैं, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, एक स्थान में सुबह का 6 बजता है, तो उस स्थान की अवस्थिति क्या होगी? तो कैसे निकालेंगे इसको? कैसे निकालेंगे? अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, तो भारत के पूर्व में होगा, क्योंकि पूर्व में सबसे पहले सुबह होती है। तो 6 घंटे का अंतराल है, 6 घंटे का अंतराल है उनके यामी उत्तर के बीच में। 15 छक 90, 6 घंटा 15 डिग्री का हमने वो किया है, 1 घंटे का अंतराल होता है। तो भारत का मानक समय 82.5 डिग्री यामी उत्तर है। 90 में हमने 82.5 डिग्री को जोड़ दिया है, तो ये हो गया 172 हाफ पूर्व, ये वाला ऑप्शन। इसको सॉल्व करना आना चाहिए। देखिए एक देशांतर में ना 4 मिनट का अंतर होता है, 4 मिनट का। अगर 1 डिग्री कह रहा है तो उससे इंटू करते जाएंगे और कितने का अंतर होता है, फिर उसको अगर पूर्व में है तो समय पहले आएगा और अगर पश्चिम में है तो समय बाद में आएगा, जोड़ना पड़ेगा। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? तो हमने पढ़ा कि लगभग 2 घंटे का अंतर होता है भारत में ही, पश्चिम और पूरब में। तो भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? तो वो है कन्याकुमारी। सीमावर्ती देश देख लेते हैं एक बार। सीमावर्ती देश हमने बचपन में MBA पढ़ा था, ठीक है। बचपन में MBA, ठीक है। तो इसमें बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ये लंबाई के हिसाब से पढ़ा था कि कितने कितने लंबाई है। तो उसमें सबसे ज़्यादा बांग्लादेश का देखिए सीमा लग रहा है, फिर चाइना का, फिर पाकिस्तान का, फिर नेपाल का, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान सबसे कम लगता है। तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा हम कहाँ बनाते हैं? बांग्लादेश के साथ बनाते हैं, ठीक। यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, क्वेश्चन में आते हैं। हम पूरा पढ़ चुके हैं, प्रश्न देख रहे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। असम भूटान बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। जब प्रश्न पढ़ेंगे तो हमारे ध्यान में आना चाहिए क्या? मैप आना चाहिए। तो असम कहाँ है आपको पता है? नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में है। ऐसे करेंगे तो इधर पे जो है अपना असम आएगा। तो असम बोल रहा है भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। फिर पश्चिम बंगाल बोल रहा है कि भूटान और नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, और मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। काफी अच्छा यहाँ पे देखिए डायग्राम दिया हुआ है, मानचित्र से क्लियर हो जाएगा। ये है देखिए असम। असम कहाँ से लगा है? भूटान से लगा हुआ है, ठीक है। ये पूरा असम है। तो असम का हिस्सा थोड़ा सा बांग्लादेश से भी लग रहा है, थोड़ा भूटान से भी लग रहा है। अब वेस्ट बंगाल देखेंगे तो वेस्ट बंगाल सिर्फ इतना नहीं है, ये यहाँ तक पूरा। तो ये भी देखिए आपका बांग्लादेश से लगता है, इधर नेपाल है और ये है भूटान। तो भूटान से तो नहीं लग रहा है ना पश्चिम बंगाल का,
ऑप्शन में क्या दिया था, वेस्ट बंगाल, भूटान और नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम, बांग्लादेश और म्यांमार। मिजोरम, ये देखिए ये मिजोरम, इधर बांग्लादेश है, इधर म्यांमार है, तो ये बिल्कुल सही हो गया। असम वाला क्षेत्र भी देखिए भूटान है और इधर बांग्लादेश है, ये भी सही है। अगर वेस्ट बंगाल का पोर्शन यहाँ तक हम समझते हैं तो नेपाल से लगा हुआ है और ये भूटान से भी लगा हुआ है, ये पूरा वेस्ट बंगाल है, तो ये भी सही होगा। तो हमको थोड़ा सा मैप क्लियर रखना पड़ेगा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश का पूरा देखिए ऊपर तक हिस्सा है। नॉर्थ ईस्ट का एक बार डायग्राम देख ही लेते हैं क्लियर। अरुणाचल प्रदेश, फिर है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये त्रिपुरा है, अगरतला, शिलोंग मेघालय की राजधानी है, और ये वाला पोर्शन जो बीच में है ये पूरा क्या है, असम है। असम है। किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, तो देखिए आप मणिपुर, यहाँ पे मणिपुर अलग है, मणिपुर की सीमा नहीं लग रही है, ये है मणिपुर। म्यांमार से ये लगा हुआ है लेकिन बांग्लादेश से टच नहीं करता, इधर बांग्लादेश तक टच नहीं करता। अगरतला है, मिजोरम है, लेकिन मणिपुर नहीं है। नागालैंड भी टच नहीं करेगा, अरुणाचल प्रदेश भी टच नहीं करेगा, ठीक है। इधर हैं लोग, ये लोग भूटान और चाइना से लगे हुए हैं, भूटान, चाइना और म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश लगा हुआ है, तो ऐसे करके हमको देखना होगा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है, तो नागालैंड अभी हम लोगों ने देखा। बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, तो बांग्लादेश से लगे हुए हैं, ये देखिए बांग्लादेश है हमारा, बांग्लादेश से लगे हुए कौन कौन से हैं देख ही लेते हैं एक बार। ये है पूरा आपका बांग्लादेश। तो हम देख रहे हैं कि वेस्ट बंगाल लगा हुआ है, त्रिपुरा लगा हुआ है, मिजोरम लगा हुआ है, मेघालय लगा हुआ है, असम भी लगा हुआ है। तो अब देखते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या है। ये बांग्लादेश से लगे हुए भारतीय राज्य, तो असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा इसका सही जवाब हो जाएगा। मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं, तो भूटान से लगने वाले में हमने वेस्ट बंगाल को देखा था, अरुणाचल प्रदेश भी लग रहा था, असम भी लग रहा था, सिक्किम भी लग रहा था, जबकि मेघालय नहीं लग रहा था। मेघालय अंदर की तरफ है तो इसकी सीमा भूटान से नहीं लगेगी। भूटान के साथ सीमा कौन नहीं बनाएगा, बिहार नहीं बनाएगा। कौन सा राज्य अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है, तो अरुणाचल प्रदेश, अभी हम लोगों ने देखा था। म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है, असम नहीं है। भारत के निम्नलिखित राज्य समूह में से कौन से राज्य समूह हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, तो पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात बनाते हैं। नेपाल के पड़ोसी राज्यों का युग्म क्या है, सिक्किम और बिहार। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनती है, तो बचपन में MBA बांग्लादेश हमने पढ़ा था। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा है रेड क्लिफ, भारत पाकिस्तान। डूरंड, भारत अफगानिस्तान। बार बार वही क्वेश्चन है। मैकमोहन, भारत और चीन। मैकमोहन, भारत और चीन। मैकमोहन सीमा रेखा बनाती है भारत और चीन। भारत को श्रीलंका से अलग करता है पाक जलडमरू, पाक स्टेट कहा जाता है। भारत की किस प्रदेश की सीमाएं तीनों देश नेपाल, भूटान और चाइना से मिलती हैं, तो वह है सिक्किम। सिक्किम है जहाँ पे नेपाल भी है, भूटान भी है और चाइना भी है। 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा में 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। एक बार मैप अच्छे से देखना है और मैप देखने के बाद प्रश्न का प्रैक्टिस करना है। त्रिपुरा राज्य पूर्णतः उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो एक कौन सा ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, तो वो पूरा बांग्लादेश में ही घुसा हुआ है त्रिपुरा। भारत का अपना पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है, नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। बचपन में MBA पढ़ा था, वही है। भौतिक विभाजन देखते हैं। भारत के प्राकृतिक प्रदेश, क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है। भारत के उपबंध पराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड किस तरफ सरका है, तो हमने देखा था उत्तर की ओर सरका था, ऐसा पढ़ा था। यूरेशियन प्लेट है और ये इंडियन प्लेट है, ये ऐसे ऐसे करके टेथिस सागर की तरफ बढ़ता है और यहाँ अवसाद उठ के हिमालय बना देता है। तो गोंडवाना लैंड
गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत एक स्थल पेड़ी के रूप में जुड़े हुए थे। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड किसका भाग था? तो गोंडवाना लैंड का भाग था भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन प्लेट। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो चार में विभाजित है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तट एवं द्वीप। एनसीईआरटी में ऐसा ही दिया हुआ है, जैसा कि हमने महेश कुमार बर्णवाल सर की किताब में पढ़ा है। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो तराई में पाए जाते हैं। भारत के में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय जो है वो पठार, दक्कन पठार का ही भाग है, और कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। हाँ, पढ़ा था हमने, इसको बहुत डिटेल से पढ़ा है कि मेघालय वाला पठार हमने पढ़ा था कि दक्कन के पठार का ही भाग है। कश्मीर की रचना वाकई में समभिन्नति में हुई है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट, चीनी प्लेट नहीं, यहाँ पे क्या था ना, यूरेशियन प्लेट था और इंडियन प्लेट था। ये वाला ऑप्शन थोड़ा सा गलत है। क्योंकि भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टक्कर से होता है, उसमें चीनी प्लेट का कोई योगदान नहीं है। कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। भारतीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र सबसे प्राचीन है। यस, नवीन वलित पर्वत है हिमालय। भारत गोंडवाना शिलाओं में कोयले का वृहत्तम भंडार है। गलत क्या है? तो भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर नदियों के जमाव क्रिया के द्वारा हुआ है। तो पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदी के जमाव कारण नहीं, बल्कि पूर्वी वाले का हुआ है, जहाँ पे हमको कृष्णा, कावेरी, गोदावरी का बेसिन मिलता है, वहाँ पे बीच भी है। यहाँ देखिए, सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित करना है। दक्कन ट्रैप, पश्चिमी घाट कब कौन सा बना है, तो इसको देख लेते हैं। दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रिटेशियस काल, हमने पढ़ा था कि एक ट्रैप है उसमें कीड़े चल रहे हैं, कीड़े, क्रिटेशियस। पश्चिमी घाट पर्वत की उत्पत्ति सीनोजोइक। आपको वृहद हिमालय के बारे में पढ़ा था कि वृहद सीनोजोइक। अरावली पर्वत की उत्पत्ति प्री कैम्बियन युग में हुई है। नर्मदा ताप्ती जलोढ़ अत्यंत नूतन काल का है। ट्रिक बना के इसको थोड़ा पढ़ने का प्रयास किया था। केरल का कुट्टानाड या फिर कुट्टानाडु क्यों प्रसिद्ध है? तो यह भारत की न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। केरल का कुट्टानाड जो है न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। समुद्र तल के नीचे अपनी खेती के तरीके के लिए प्रसिद्ध है। इसे केरल का धान का कटोरा भी कहा जाता है। कृषि और मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है इसे। और वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत GIAHS घोषित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? सिंधु क्षेत्र जो है, थार का मरुस्थल जो हम देखते हैं सिंधु क्षेत्र में पड़ता है, लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला है? तो रोहतास। वहाँ पे क्या मिलता है? बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो गोंडवाना जो है, कैसे इसको हमने पढ़ा था? इसको पढ़ा था आधा कवि गोद में। तो ये आपका आर्कियन हो गया, धारवाड़ हो गया, कडप्पा हो गया, विंध्यन हो गया, और ये गोंडवाना। तो आसान है। JD डाना ने भारतीय उपमहाद्वीप के चट्टानों के भूगर्भीय इतिहास के लिए एक विशेष भूगर्भिक समय मापक तैयार किया है। दूसरा है, भूगर्भिक समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों को आर्कियन, पौराणिक, द्रविडियन और आर्यन युग में विभाजित किया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन रटने वाले हैं। अगर आ गया तो आ गया, मतलब किसने दिया है? तो JD दाना ने नहीं दिया है, ये TS हॉलैंड के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो ये वाला गलत है। और बाकी तो आर्कियन, पौराणिक, द्रविड़ और आर्यन युग में विभाजित करते हैं, ये सही है। गंगा के मैदान को किस रूप? जियोसिंक्लाइनर। ठीक है, जियोसिंक्लाइनर के रूप में हम बांट सकते हैं। तो अब देखते हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं क्योंकि हम इसका थ्योरी पढ़ चुके हैं। निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करना। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है, बिल्कुल सही है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है, दोनों बिल्कुल सही प्रश्न ऑप्शन दिए हैं। निम्न में से इसमें भी करना, हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी होती हैं और हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में है, दोनों सही है। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें कि प्राचीनतम श्रेणी कौन सा है? तो प्राचीनतम हम देखते हैं वृहद, पढ़ा था सीनोजोइक।
सीनोजोइक। वृहद सीना किसका है? हिमालय का है। तो समांतर वलय में हुए प्राचीनतम श्रेणी हमारी कौन सी है? वृहद हिमालय श्रेणी। शिवालिक क्या है? नवीनतम है, सबसे प्राचीनतम। ओलिगोसीन युग में हुआ है। लघु वाले का मायोसीन है, लघु मिडिल को हमने मायो से पढ़ा था। और शिवालिक जो है नवीनतम है। शिवालिक हिमालय श्रेणी का होता है, टर्शरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभावित भौगोलिक प्रभाव क्या होता? तो वही शीतलहर वाला होता, जलोढ़ मृदा से वंचित हो जाते और मानसून का प्रतिरूप भी बदल जाता। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं भाबर। भाबर कहते हैं। इस प्रश्न में कंफ्यूज हो सकते हैं। उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? भाबर कह रहा है। पश्चिम में सिंधु से पूर्व तीस्ता के बीच समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़ा होता है। कंकड़ और बजरी इसमें होते हैं, क्योंकि शिवालिक के गिरिपात क्षेत्र में तो कंकड़ बजरी होते हैं। हिमालय का पर्वतपातीय प्रदेश क्या है? शिवालिक। शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा होती है? तो हिमालय का। शिवालिक श्रेणी का निर्माण सीनोजोइक में हुआ है। नहीं, प्लायोसीन में हुआ है। ये गलत है। प्लायोसीन, अच्छा, सीनोजोइक को ही प्लायोसीन कह रहा है। शिवालिक का निर्माण कब हुआ है? 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व। प्लायोसीन हमने पढ़ा था, प्लाईवुड का शिवलिंग है, ठीक है, प्लायोसीन को याद करने के लिए। अब ये सीनोजोइक में ही प्लायोसीन है। शिवालिक की ऊंचाई कितनी है? तो ये 900 से 1100 मीटर। 900 से 1100 मीटर। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच में स्थित है? तो सतलज और काली के बीच में पढ़े थे हम। असम हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमायूं हिमालय। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र किसका उदाहरण है? गिरिपादी स्थिति का। भाबर प्लेन शिवालिक के गिरिपाद क्षेत्र का उदाहरण है। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आपको उसमें क्या क्या मिलेगा? सब मिलेंगे। गहरे खड्डे भी मिलेंगे, युग्माधार नदी मार्ग मिलेगा, समांतर पर्वत श्रेणियां मिलेंगी और भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढलान भी मिलेगा। उसके बाद ये जो रेंज होता है इसका क्रम बताया है। लद्दाख, कालजपी हमने पढ़ा था। कालजपी मतलब कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ठीक है। इस क्रम में कोई कंफ्यूजन नहीं है। लघु हिमालय क्षेत्र कहाँ होता है? तो शिवालिक और ग्रेट हिमालय के बीच में लघु हिमालय होता है। इसका क्रम हमने पढ़ा था कि पहले ट्रांस हिमालय होगा, फिर ग्रेट हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक। सबसे नीचे ये है, सबसे ऊपर ट्रांस है। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों को दक्षिण से लेकर उत्तर तक पूछा है कि कौन कौन से होते हैं। तो सबसे नीचे कौन होगा? शिवालिक, फिर लघु, फिर महान हिमालय, ग्रेट हिमालय। निम्नलिखित में से सबसे नवीन पर्वत श्रेणी हमको पता है शिवालिक है। अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान देना है। जास्कर, धौलाधार, लद्दाख, काराकोरम। इसका कालजपी हमने पढ़ा हुआ है, इसे बार बार नहीं देखेंगे। उत्तर से दक्षिण नहीं देखेंगे, देख चुके हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का क्रम देखना है। कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। इसको डायग्राम से पढ़े थे कि धौलागिरी जो है आपका सबसे पश्चिम में हो जाएगा, अन्नपूर्णा है, एवरेस्ट है और कंचनजंगा है। आगे देखते हैं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम कौन है? तो अजंता की श्रेणी, पालकोंडा, कैमूर। तो हम देखते हैं पटकोई श्रेणियां, जो कि हम देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। ये पटकाई श्रेणियां सबसे नवीन है। निम्नलिखित में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? तो असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड से संबंधित है। त्रिपुरा तक पटकाई पहाड़ियां संलग्न नहीं है। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। अटल टनल हमको पता है इसी में बना है, 9.02 किलोमीटर का है और अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। तो ये क्या करता है? मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़े रखता है और इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया गया है और यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो अटल टनल का उद्घाटन जो है मोदी जी के द्वारा किया गया था और ये 9.02 किलोमीटर का है। आगे देखते हैं आगे का प्रश्न क्या है। अटल सुरंग की लंबाई 9.02। कौन सी पर्वत श्रेणी है? पीर पंजाल हमने पढ़ा हुई, पूर्वी पीर पंजाल। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी किन दो के बीच में स्थित है? तो वृहद हिमालय और पीर पंजाल। महत्वपूर्ण है यह प्रश्न। किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में कश्मीर घाटी स्थित है?
बृहद हिमालय मतलब ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल, बृहद हिमालय और दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी के बीच में स्थित है। कश्मीर घाटी पीर पंजाल और हिमालय पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्साई चीन का भाग है? तो ये है लद्दाख पठार। अक्साई चीन का भाग लद्दाख पठार है। अक्साई चीन की अवस्थिति भारत, चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के सम्मिलन संधि स्थल है और भारतीय भूभाग पर 1962 में जब चाइना घुस आया था तो चीन ने कब्जा कर लिया था। विवाद का क्षेत्र है तो अक्साई चीन देखते हैं लद्दाख पठार का ही हिस्सा है। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई कितनी है? तो ये 8848.86, नया यही है, नया जो हमने देखा है 8848.86। हिमालय पर्यायवाची किसका है? हिमालय पर्यायवाची किसका है? मध्य हिमालय का। हिमाचल पूछा है, हिमाचल पर्यायवाची किसका है? हिमाचल उपयुक्त में से मध्य हिमालय का पर्यायवाची है। मध्य अथवा लघु हिमालय श्रेणी को महाभारत श्रेणी और हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। भारत में हिमालय 5 राज्यों में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं। पुलिकट झील 2 राज्यों में, तो पुलिकट झील वाला सही है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। पुलिकट भारत का दूसरा सबसे बड़ा, चिल्का के बाद देखेंगे तो लैगून झील है जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश बॉर्डर में आता है। बाकी हिमालय तो जो राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सभी में फैला हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा विस्तार है, कम से कम 6 राज्यों में तो है ही। पश्चिमी घाट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल राज्यों में पश्चिमी घाट भी फैला हुआ है। अभी फिलहाल ये पुलिकट वाला इसमें ऑप्शन सही है। हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो नहीं है उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल, उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। कौन सा नवीनतम है? हिमालय श्रेणी नवीनतम है, हिमालय नवीनतम है। बहुत सारे क्वेश्चन में यही है। भारत में सर्वाधिक सघनता वाले भूकंपीय क्षेत्र हिमालय में है, बिल्कुल सही। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित है, ये भी सही है, इसीलिए वो आता है वहाँ बार बार। ये फॉल्ट वाला जो हमने पढ़ा था ना कि बहुत सारे फॉल्ट हैं, एक बार देख लेते हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर हम देखते हैं मेन फ्रंटल थ्रस्ट। सबसे पहले हम पढ़े थे नीचे MFT है, मेन फ्रंटल थ्रस्ट। इसके ऊपर जाएंगे तो आपको आएगा मेन फ्रंटल थ्रस्ट और MBT, मेन बाउंड्री फॉल्ट के मध्य उप हिमालय का विस्तार है। MBT और MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के मध्य लघु हिमालय का विस्तार है। यहाँ पे MCT है तब MBT है। तो मेन फ्रंटल थ्रस्ट है सबसे नीचे। अगर दक्षिण से उत्तर की ओर हम जा रहे हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहे हैं तो सबसे पहले MFT है, मेन फ्रंटल थ्रस्ट है। उसके बाद MCT है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के मध्य में लघु हिमालय का विस्तार है। इसके ऊपर बृहद हिमालय जैसे कि CCZ, सेंट्रल क्रिस्टलाइन जोन भी कहा जाता है। MCT के ऊपर हायर हिमालय क्रिस्टलाइंस स्थित है। और सबसे ऊपर देखें तो ITSZ, इंडो सांगपो सूचर जोन, ITSZ इंडो सांगपो सूचर जोन ऊपर आता है। कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो तिब्बत में है। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय श्रेणी अवस्थित है? तो आपका चो और लाओसे, कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? चो हो और लाओसे हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। अन्नामलाई और सिरोमाली तो दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणियां हैं। अल्ला मल्ला लाई मलाई जहाँ मिले वो दक्षिण की ही रहती है। ये है आपका दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ और पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली है, हम लोग पढ़े थे। 800 किलोमीटर की लंबाई फैला हुआ है। सबसे पुरानी हमारी अरावली रेंज ही है। बहुत सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, ठीक है। आगे देखेंगे सबसे प्राचीन कौन है? 570 मिलियन वर्ष पूर्व बना है ये। रेसिडुअल पर्वत का उदाहरण है अरावली। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, अभी हम लोगों ने देखा। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। नर्मदा ताप्ती के मध्य सतपुड़ा की वो है श्रेणियाँ हैं।
इसको लाइन से मिलाने को आया है नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ, फिर जवादी, नीलगिरी, फिर अन्नामलाई। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार आ चुका है। तो सबसे पहले देखिए नल्ला मल्ला है, जवादी शिवराय आता है, नीलगिरी पहाड़ियाँ और अन्नामलाई सबसे नीचे है। नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की मध्य सीमा बनाती हैं। कृष्णा और पेन्नूरू नदी के मध्य स्थित है। जवादी जो है तमिलनाडु में है। पहाड़ियों की रानी के नाम से नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट पश्चिमी घाट का जहाँ पे मिलते हैं ना, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, तो जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे है नीलगिरी आपका। पहाड़ियों की रानी भी कहा जाता है। अन्नामलाई पहाड़ियाँ केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ये भी इम्पोर्टेंट है, केरल और तमिलनाडु, इधर केरल है इधर तमिलनाडु है, दोनों के जंक्शन पे क्या है, अन्नामलाई है। ठीक है, चारों पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल राज्यों में उत्तर से दक्षिण की ओर घटते क्रम में है। उच्चावच आकृतियों पर ध्यान देना है तो इसे महादेव पर्वत, मैकाल पर्वत, छोटा नागपुर का पठार और खासी की पहाड़ियाँ तो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए क्रम में बोला है। महादेव पर्वत है, फिर मैकाल है, फिर छोटा नागपुर का पहाड़, फिर खासी की पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलता है? नीलगिरी, एकदम एवरग्रीन क्वेश्चन है। डोडा बेट्टा चोटी कहाँ पे है? तो ये नीलगिरी की पहाड़ी में है। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलते हैं तो नीलगिरी मिलते हैं, नीलगिरी पे ही मिलते हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है। कर्नाटक केरल तमिलनाडु राज्यों का मिलन स्थल है आपका नीलगिरी। नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर तल में बंबई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इसका नाम क्या है? रमन सागर पर्वत। पुराना क्वेश्चन है। कौन सा सही नहीं है? पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। तो पश्चिमी घाट उत्तर में नहीं बल्कि दक्षिण में ज्यादा ऊंचाई, क्योंकि अनाई मोड़ी मतलब जो भी है अन्नामलाई ये सब तो नीचे ही है। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में है? तो यह अजंता। महाराष्ट्र और कर्नाटक के पश्चिमी घाट सह्याद्री कहलाते हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो देखिए सबसे पहले आपका आएगा सतमाला की पहाड़ियाँ, फिर आएगा कैमूर की पहाड़ियाँ, फिर आएगा नागा पहाड़ियाँ, फिर पीर पंजाल। तो पीर पंजाल तो हिमालय का हिस्सा हो गया, इसके सबसे ऊपर कर दीजिए उसको, सबसे नीचे आपका सतमाला हिल्स आ जाएगा और बीच में नागा और कैमूर आ जाएंगे। कार्डेमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों से सीमाओं पर स्थित है वो है केरल और तमिलनाडु। कार्डेमम इलायची की पहाड़ियाँ जिसे कहा जाता है। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना अन्नामलाई और कार्डेमम में। सबसे नीचे देखा जाए दक्षिणतम तो कार्डेमम हिल्स है, इलायची की पहाड़ियाँ। शिवराय पहाड़ियाँ कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। 4000-5000 फीट ऊंचे शिवराय की पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र में नहीं है? तो मांडव नहीं है, बाकी बालाघाट, हरिश्चंद्र और सतमाला। मांडव की पहाड़ियाँ गुजरात में है। यहाँ जोड़ा मिलाना है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। शिवराय को हमने देखा था तमिलनाडु में ही है, नल्ला मल्ला आंध्र प्रदेश में है। मांडव की पहाड़ियाँ हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में नहीं है, गुजरात में है। और गरजात की पहाड़ियाँ ठीक है उड़ीसा में है। यहाँ पे भी हमको मिलान करना है। कार्डेमम हिल्स केरल के दक्षिण पूर्व और तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। कौन? कार्डेमम पहाड़ियाँ। तो ये गलत हो जाएगा। कोरोमंडल तट। कैमूर की पहाड़ी, कैमूर तो हम एमपी में देखते हैं, एमपी से बिहार तक, तो ये भी गलत हो जाएगा। महादेव हिल्स ठीक है, मध्य भारत में है। और मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर में, मिशिर मिकिर कहते हैं, जो भारत के असम में स्थित है। महादेव पहाड़ी किसका भाग है? सतपुड़ा का। धूपगढ़ की चोटी सतपुड़ा में है। रामगिरी की पहाड़ियाँ आपका मैकाल रेंज तो बोलते हैं इसको। पारसनाथ की पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? 1365, झारखंड के गिरिडीह जिले में है। यहाँ पे जोड़ा मिलाना है। गारो मेघालय, मिरी अरुणाचल प्रदेश, कुल्लई मलाई तमिलनाडु और डालमा कहाँ है? झारखंड। पश्चिमी घाट के संबंध में विचार करना है तो इसमें एक ब्रह्मशोथ पर्वत है, ठीक है। इसकी पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है और इसके उत्तरी भाग बेसाल्ट आच्छादित है, तो इसमें तीनों ही सही है। कोडाईकनाल किस पहाड़ी में स्थित है? बहुत आता है पालनी हिल्स। पालनी हिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी पहाड़ी राजस्थान के विंध्य श्रेणी का वो है विस्तार है? तो ये है मुकुंदरा पहाड़ियाँ। कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित है? तो सलहेर।
यहाँ पे भी मिलाना है। केरल में अनाईमुड़ी है, नागालैंड सारावती है, उत्तराखंड नंदा देवी है और तमिलनाडु दुद्धा बेटा। दुद्धा बेटा सबसे ऊंचा है यहाँ पे, तो तमिलनाडु में दुद्धा बेटा है, उत्तराखंड नंदा देवी, नागालैंड सारामती और केरल अनाईमुड़ी। कितना सारा प्रश्न देखिए यहाँ से आया है। पश्चिम से पूर्व की ओर अगर जमाने को बोलता है तो सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और फिर छोटा नागपुर का पठार। पूरा मैप में हम लोग पढ़ चुके हैं, सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं फटाफट ताकि पता चल जाए क्वेश्चन कैसे हैं। सतपुड़ा क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व, ये एमपी स्पेशल क्वेश्चन है इसलिए इतना डिटेल। बड़वानी की पहाड़ियाँ, महादेव, मैकाल पूछा है। कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ियाँ कौन सी हैं, तो कार्डेमम हिल्स हमने पढ़ा। सबसे नीचे कौन सा है, कार्डेमम हिल्स है। नीलगिरी की सर्वोच्च शिखर कौन है, दुद्धा बेटा है। नीलगिरी कहाँ है, पूर्वी पश्चिमी घाट जहाँ मिलते हैं वहाँ नीलगिरी है। दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है, दुद्धा बेटा है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर अनाईमुड़ी अन्नामलाई पर्वत में है। इतना सब कुछ यहाँ पे आ सकता है। पहाड़ी चाय बगान कहाँ पे नहीं है, तो गिरनार, गिरनार क्योंकि आपका गुजरात में आ जाता है। पर्वत चोटियाँ देख लेते हैं, पर्वत चोटियाँ, ठीक है। प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे कौन सा सुमेलित है पूछा है, नामचा बरवा। नामचा बरवा हम जाते हैं तिब्बत चीन, वो जहाँ से हेयर पिन होकर के ब्रह्मपुत्र वहाँ से एंट्री करती है, तो यह गढ़वाल हिमालय में नहीं है, गलत हो जाएगा। नंदा देवी, आपका नंदा देवी के दो शिखर हैं, नंदा देवी पश्चिमी और पूर्वी। पश्चिमी चमोली जिले में है और गढ़वाल हिमालय पर्वत का पर्वत शिखर है, जबकि नंदा देवी जो है चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर जिले मतलब कुमाऊं का है। नौकरेक जो है, नौकरेक कहाँ का है, गारो पहाड़ी श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है। सिक्किम हिमालय पर्वत का शिखर नहीं है नौकरेक, तो इसमें सिर्फ नंदा देवी सही होगा। माउंट एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में है, 8848.86 पढ़े थे अभी। सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट है। प्रथम नारी जो एवरेस्ट पे चढ़ी थी सबको पता है, मछेंद्री पाल, 1984। इसको बार बार देखने की जरूरत नहीं है। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली महिला जुंको ताबई जो कि जापान की है। 2 बार माउंट एवरेस्ट पे देखें तो संतोष यादव चढ़ी है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला संतोष यादव रही है। सर्वोच्च ऊंची चोटी भारत का पूछेगा तो K2 है, गॉर्डन ऑस्टिन। और ऐसे पूछता है सबसे ऊंची चोटी हिमालय की, तो एवरेस्ट है। भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारतवर्ष अगर लग गया तो K2 गॉडविन ऑस्टिन आएगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, गॉडविन ऑस्टिन भारत में है, कंचनजंगा भारत नेपाल दोनों, मकालू नेपाल में है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ है, कहाँ स्थित है, तो इसमें देखिए ऑप्शन में कंफ्यूजन है, नेपाल सिक्किम बॉर्डर पे होगा। निम्न में से सही क्रम क्या है, तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, फिर गॉडविन ऑस्टिन, फिर कंचनजंगा तीसरा सबसे ऊंचा है। नंदा देवी की चोटी देखिए, नंदा देवी की चोटी हम कहाँ पे देखते हैं, ये भारत की चौथी सर्वोच्च ऊंची, मतलब कंचनजंगा के बाद सबसे ऊंचा देखिए एवरेस्ट हो गया, फिर K2 गॉडविन ऑस्टिन, फिर कंचनजंगा और उसके बाद आपका आता है नंदा देवी। इसकी ऊंचाई 7816 गढ़वाल हिमालय का भाग है और भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी नंगा पर्वत है। नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड में है। नंदा देवी शिखर कहाँ है, उत्तराखंड में है। गुरु शिखर राजस्थान में है, माउंट आबू। निम्नलिखित में से अरावली का उच्चतम शिखर कुंभलगढ़ है, अरावली का उच्चतम शिखर कुंभलगढ़ है। हिमालय की चोटियों को पूर्व से पश्चिम की ओर बोल रहा है जमाने के लिए, तो नामचा बरवा, फिर कंचनजंगा, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर नंदा देवी। नंदा देवी सबसे इधर है आपका उत्तराखंड में, अभी हम लोग देखे नंदा देवी है। पर्वत शिखर में कौन सा एक भाग भारत में अवस्थित नहीं है, तो गोसाईथान कहाँ है आपका, नेपाल की सीमा में है। कोडाईकनाल अन्नामलाई पहाड़ी में नहीं बल्कि तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी हिल्स में। कोडाईकनाल को पालनी हिल्स याद रखना है। अन्नामलाई पहाड़ी सबसे ऊंची है, ये हम लोगों ने याद किया था। कौन सी भारत में नहीं है, तो भारत में आपका गुरला मंदाता भारत में नहीं, तिब्बत में है। और नामचा बरवा भी आपको तिब्बत में है, तिब्बत को चीन का हिस्सा माना जाता है। ग्वालाटा चोटी किस पार्ट में है, सामरिक पार्ट। यहाँ जोड़ा मिलाना है, तो तमिलनाडु दुद्धा बेटा, राजस्थान गुरु शिखर, नागालैंड सारामती और मध्य प्रदेश में धूपगढ़ की चोटी। हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में बताइए, तो उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। घाटियाँ देख लेते हैं, घाटियाँ। कुल्लू घाटी किन पर्वत पे है, तो धौलाधर और पीर पंजाल। कुल्लू मनाली, पीर पंजाल। नेलांग घाटी
उत्तराखंड में है, नेलांग घाटी। मरखा घाटी, जुको घाटी, सांगला, युथांग। देखिए मरखा घाटी लद्दाख है, जुको घाटी नागालैंड, सांगला जो है हिमाचल प्रदेश के नौर, और युथांग घाटी गैंगटॉक। याद करने के अलावा ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। साइलेंट वैली नल्ला मलाई में है, नहीं ये गलत है। मौन घाटी जो है वो पत्थर क्या है, पत्थर कड़ाऊ जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है, सही है। कुंती नदी मौन घाटी साइलेंट वैली के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है, ये भी सही है। साइलेंट वैली जो है वो पाल घाट में स्थित है ना। जो नल्ला मलाई बोल रहा है वहाँ ना होगा कि पलक्कड़ पाल घाट में है, और यह पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है, न कि नल्ला मल्ला पहाड़ियों पर। भारत में शांत घाटी कहाँ है? केरल में है, हमेशा आता है क्वेश्चन। गलवान नदी का नाम गुलाम रसूल गलवान पर पड़ा है, सही है। गुलाम रसूल गलवान एक लद्दाखी खोजकर्ता थे, उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ साहिब नाम की अंग्रेजी पुस्तक लिखी, ये भी सही है। तो यहाँ ये कंप्लीट होता है हमारे भारत की घाटियाँ, पर्वत शिखर, हमारे पहाड़ी भाग। तो बहुत सारा चीज़ हमने कवर करने का प्रयास किया है। तो इस तरीके से काफ़ी कुछ कवर किया, जो बाकी बचा हुआ है उसको कंटिन्यू करेंगे और घटना चक्र का प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि हम चैप्टर 6 तक पढ़ चुके हैं। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, हम कर रहे थे PYQ घटना चक्र से, ये है विषय ज्योग्राफी। और इससे पहले हमने भारत की जो भौगोलिक संरचना है, उसकी जो बाउंड्रीज हैं, हमारे जो पड़ोसी देश हैं, उसके बारे में पढ़ा है, क्वेश्चन आंसर किया है, PYQ प्रैक्टिस की है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दर्रों से रिलेटेड है। दर्रा यानी कि पास, और हमने बहुत सारे पास पढ़े थे और उसको शॉर्टकट भी देखा था किस तरीके से याद रहेगा। और देखिए यहाँ पे इसके नोट्स में भी दिया हुआ है, ये शॉर्ट में दिया रहता है सिनॉप्सिस जैसा। तो इसमें एक बार देखिए, जैसे कि बुर्जिल दर्रा है को श्रीनगर से गिलगित। याद है कि हमने क्या पढ़ा था कि जो बुज़दिल लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, ठीक है। तो हमने कहा था कि श्रीनगर से लेकर के गिलगित गिड़गिड़ाते हैं, है ना, बुज़दिल लोग गिड़गिड़ाते हैं। तो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ने वाला क्या था, बुर्जिल दर्रा था। और जोजिला को ज से जास्कर, ज से जोजिला हमने पढ़ा था। और ये श्रीनगर से लेह, तो श्रीनगर इधर है। अब लेह, जो लेज़ी लोग रहते हैं, लेज़ी लोग, ठीक है, लेह तो मतलब एक जिले में ही रहते हैं, वो नीचे जाना पसंद नहीं करते। तो जो जिला जास्कर श्रेणी में है, श्रीनगर को लेह लेज़ी से जोड़े थे इसको। और पीर पंजाल जो था, पीर पंजाल मतलब जी का जंजाल, तो उसके लिए हमें क्या है, कुलगांव से कोठी, पीर पंजाल, इसको भी हम लोग बनाए थे कुछ, है ना। बनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर, बनिहाल जो बदहाल है उसको जम्मू से श्रीनगर जाना पड़ेगा, जम्मू श्रीनगर। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में है। शिप किला शिमला, श से शिप किला, श से शिमला। बड़ा लाचाला, जो बहुत लाचार होते हैं ना, उनको मंडी जाना पड़ता है। एक तो लेजी होते हैं बहुत, जो भी लेजी है, जो लेजी है वो बहुत लाचारी में रहता है, कहीं जाना नहीं चाहता, फिर भी उसको क्या मंडी जाना पड़ता है, मंडी, बड़ा लाचाला, है ना। तो मंडी से लेह। थांगला उत्तराखंड की कुमायूं श्रेणी में है। माना, शिवकिला, नीति, ये सब हम लोग पढ़े थे। उत्तराखंड ये भारत और तिब्बत के बीच में स्थित है। और उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, जास्कर, ये सब हमने देखा है, सारी चीज़ें लगभग देखी हैं। एक बार हमने दर्रे को क्या किया, रिपीट कर लिया, ताकि हमारे दिमाग में फ्रेश हो जाए फिर से। लिपु लेख, नाथुला, मानसरोवर झील कैलाश घाटी से होकर के गुजरता है। सिक्किम में हमने नाथुला पढ़ा था। और लिपु लेख हिमाचल प्रदेश, यांग्याप देखा था हमने अरुणाचल प्रदेश में, यहीं से हेयरपिन ब्रह्मपुत्र एंट्री करती है। और चीन के लिए भी मार्ग जाता है। दीफू और पांगसाड़ दर्रा अरुणाचल प्रदेश भारत म्यांमार पे है। तोजू दर्रा जो है मणिपुर में स्थित है, इम्फाल से तामो और म्यांमार जाने को गुजरता है। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर देखेंगे तो हमको थोड़ा और क्लियर होगा। देखिए जो प्रायद्वीपीय है घाट, वहाँ पे ज़्यादा नहीं थे दर्रे, थालघाट, पालघाट, भोरघाट, यही सब था। तो पालघाट सबसे नीचे था नीलगिरी अन्नामलाई श्रेणी में। और जो थालघाट था दर्रा वो मुंबई, नागपुर, कोलकाता मतलब महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट में था। और भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में है। तो प्रायद्वीपीय में बस 3 ही है, थालघाट, भोरघाट और पालघाट, बाकी जितने भी हैं सब ऊपर हैं। और ठीक है, बस अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए भारत के प्रमुख दर्रे को ये यहाँ पे बताया हुआ है चार्ट बना करके। अगर हमारे पास टाइम कम है और रिवीजन का मतलब समय नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम महेश कुमार बर्णवाल की किताब
देखें ही हम सीधे घटना चक्र को रिवाइज करके जा सकते हैं। तो देखिए प्रमुख दर्रे हैं, राज्य केंद्र शासित प्रदेश बताया हुआ है, खारदुंगला, काराकोरम, जोजिला और चांगला लद्दाख में है, पीर पंजाल और बनिहाल जो है जम्मू कश्मीर, शिपकिला, रोहतांग, बड़ा लाचा, यांगजी, दीवान बाबा, पारंगला, मणि रंग हिमाचल प्रदेश में बोल रहा है। ठीक है, मुलिंगला, माना, नीति, लिपुलेख, नामा, रालाम, सिरला उत्तराखंड, नाथुला और जिलेपला सिक्किम में है, बोमडिला, यांग्याप, दीफू, सेला अरुणाचल प्रदेश में है, तुजू मणिपुर में है और थालघाट भोरघाट महाराष्ट्र में है, पालघाट केरल में है। आते हैं प्रश्न पे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित चांगला जो है जम्मू कश्मीर, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, सेला, तो सेला हमने भी कहाँ देखा था? सेला अरुणाचल प्रदेश में देखा था, अरुणाचल प्रदेश, जिसमें कि बोम, ये देखिए सेला, बोमडिला, यांग्याप। तो सेला अक्सर क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन सेला यहाँ अरुणाचल प्रदेश में पूछ लिया है। सेला कहाँ? सेला अरुणाचल प्रदेश। सेला क्यों लाएंगे? क्योंकि सबसे पहले सूर्योदय यहीं पे होता है, सूर्योदय सबसे पहले यहाँ हमको अरुणाचल प्रदेश में दिखता है, तो अरुणाचल प्रदेश से ला यहीं से लेके आते हैं, क्योंकि सबसे पहले सूर्योदय यहीं होता है। बस याद करने के लिए है, थोड़ा सा कनेक्ट करने के लिए। बाकी रोहतांग जो हिमाचल प्रदेश में है, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है और सेला भी अरुणाचल प्रदेश में है। पालघाट निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? तो पालघाट हमने देखा था अभी कि पालघाट हमारा कहाँ पे है? केरल में है। ठीक है, पालघाट केरल में है। तो केरल में नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ी, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में है। निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जिसमें कि बोमडिला, नाथुला, भोरघाट, पालघाट। तो भोरघाट, पालघाट और जितने भी ये वाले घाट हैं हमने पढ़ा था कि ये महाराष्ट्र और इधर केरल में है। तो भोरघाट हिमाचल प्रदेश में ना होकर के महाराष्ट्र में स्थित है, इसलिए क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट श्रृंखला में नहीं है? तो हमने देखा थालघाट, भोरघाट, पालघाट सब वही है। खैबर दर्रा जो है खैबर पाकिस्तान में है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? शिपकिला, स से शिप, श से सिक्किम, स से हमने क्या पढ़ा था? कौन सा सुमेलित नहीं है बोल रहा है? तो यहाँ पे श से शिपकिला, श से शिमला हम लोगों ने पढ़ा था। तो शिमला कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। तो ये आंसर जो है सही हो जाएगा। लिपुलेख जो है ये है हमारा उत्तराखंड में। लिपू, माना, नीति ये सब हमने पढ़ा था। नाथुला ठीक है सिक्किम, जोजिला कश्मीर में है। तो यहाँ पे देखते हैं शिपकिला हिमाचल प्रदेश ठीक है, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश ठीक है, नाथुला गलत है, यहाँ पे सिक्किम में होगा और जोजिला जम्मू कश्मीर ठीक है। आगे देखते हैं नाथुला किस में है? सिक्किम में है। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? तो लेह जाने का रास्ता जोजिला से है। जोजिला से अभी हमने पढ़ा था कि जोजिला ठीक है, जो जिला में रहता है लेजी रहता है, नीचे नहीं आना चाहता है। ठीक है, तो श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाला कौन सा था? जोजिला। तो लेह को जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से देखिए जोड़ता है। बनिहाल जो कि जिसका हाल बेहाल है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। शिपकिला, स से शिपकिला, स से शिमला। बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि एकदम दिमाग में बैठ जाए, गलत होने के चांसेस ना रहे। वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया था? तो पुनः खोला गया था कहाँ? भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए। ये था नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा जो है भारत और चीन के बीच में तीसरा सीमा व्यापार पॉइंट है और भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में। इस दौरान बंद कर दिया गया था किसको? नाथुला को बंद कर दिया गया था चीन के मध्य व्यापार के उद्देश्य से। फिर से 6 जुलाई 2006 को खोला गया। पुराना क्वेश्चन है, 2007 का करंट का था, उसमें आईएएस में पूछा है। बनिहाल जिसका हाल बेहाल है क्या करेगा? वो जम्मू से कश्मीर को जोड़ेगा। बनिहाल जिसका हाल बेहाल है। नाथुला हमको सिक्किम है। नीति, माना सब उत्तराखंड है और शिपकिला से हिमाचल प्रदेश। अब तो याद हो गया है। बनिहाल जम्मू कश्मीर, नाथुला सिक्किम, नीति उत्तराखंड और शिपकिला हिमाचल प्रदेश। अब इसको मिलाते हैं, बिना देखे कोशिश करिए। बुमला उधर ये जितना भी इस टाइप के थे ये थे। बुमला अरुणाचल प्रदेश है। जेलेपला सिक्किम है। मुलिंगला उत्तराखंड। माना, नीति, मुलिंग ये सब उधर का है और शिपकिला और शिमला हिमाचल प्रदेश। फिर यहाँ देखते हैं माना, नीति, माना सब कहाँ का है? उत्तराखंड का है। इसको तो बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। नाथुला, जोजिला और शिपकिला। बार बार रिपीट हो रहा क्वेश्चन, एक बार देख लेंगे फिर बार बार उसको नहीं करेंगे। माना उत्तराखंड, नाथुला सिक्किम, जोजिला जम्मू कश्मीर, शिपकिला हिमाचल प्रदेश। जलेपला हमको पता है कि
जलेपला सिक्किम में है, जो कि सिक्किम जिले को तिब्बत से जोड़ता है। गढ़वाल उत्तराखंड की पहाड़ियों में है। तिब्बत को जोड़ने वाले 2 दर्रे हैं, नीति और माना। तिब्बत को जोड़ने वाला शिवकिला दर्रा जो है, ये सब तिब्बत से जोड़ रहे हैं। शिवकिला जो कि शिमला है, वहाँ पे हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में है। बोमडिला ये अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे तिब्बत को जोड़ता है। स्पष्ट है कि शिवकिला जम्मू कश्मीर में नहीं है। निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा उत्तराखंड में है? तो लिपू, माना, नीति सब देखे थे तो लिपू लेख हो जाएगा। लिपू लेख दर्रा कहाँ है? तो ये है उत्तराखंड में। नाथुला सिक्किम, लिपू लेख उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल। रोहतांग कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। माना कहाँ है? उत्तराखंड में। किंगरी, विंगरी, नीति, माणा क्या है? तो ये है दर्रे हैं। ये सारे क्या है? दर्रे हैं। किंगरी, विंगरी, कुंगरी, भिंगरी कहा जाता है। नीति, माणा दर्रे पासेस हैं, जो कि उत्तराखंड तिब्बत से जोड़ता है। इसको चिरवितिया या डोंगरी ला भी कहते हैं। दर्रे में देवताल झील है, जहाँ से अलकनंदा की सहायक नदी सरस्वती का उद्गम होता है। निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों को पश्चिम से पूर्व की ओर जमाना है। तो पश्चिम मतलब कि पूर्व मतलब कि अरुणाचल प्रदेश से स्टार्ट करेंगे। तो अरुणाचल प्रदेश तरफ देखते हैं कि बोमडिला सबसे लास्ट में है उधर, और लिपुलेख आपका उत्तराखंड में हो गया, ये उत्तराखंड में हो गया, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में हो गया, नाथुला सिक्किम में हो गया, शिवकिला यहाँ हो गया आपका हिमाचल प्रदेश में। तो अगर हम इसको जमाते हैं तो पर्वतीय दर्रों का पश्चिम से पूर्व, तो सबसे इधर आपका शिवकिला आ जाएगा क्योंकि हिमाचल प्रदेश में है। फिर आपका लिपुलेख उत्तराखंड वाला आ जाएगा, फिर नाथुला और फिर बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में। एकदम इजी है, पढ़ने के बाद सब इजी लगता है, अब बिना पढ़े रिवाइज के सब कठिन लगता है। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित है, ऊंचाई में पूछा है, सर्वाधिक ऊंचाई में, तो दिए गए विकल्पों में नाथुला सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। नाथुला दर्रे की ऊंचाई इतनी है। जो जिला की ऊंचाई मतलब सबसे ऊंचा बोल रहा है नाथुला सिक्किम में है, तो सिक्किम में ऊंचाई ज़्यादा है, यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। इसलिए हम रिपीटेड क्वेश्चन पढ़ते हैं ताकि अगर आ गया तो हम एज इट इज उसको बना सकें। हिम रेखा एवं हिमनद देखते हैं। हमने पढ़ा था कि जो ग्रेट हिमालय है वहाँ पे बृहद हिमालय में बहुत सारी हिमनद पाई जाती हैं, और इसीलिए वहाँ की नदियाँ सदा नीरा होती हैं, हमेशा उसमें जल होता है। और देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। ग्लेशियर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रमुख हिमनद कौन कौन से हैं एक बार फोटो में देख लेते हैं। देखिए, बालतोरू ग्लेशियर, बियाफो, हिस्पार, सियाचिन, द्रांग द्रोंग हिमानी, गंगोत्री से गंगा जी, यमुनोत्री से यमुना जी, सतोपथ ग्लेशियर, मिलांग ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर, और यहाँ है जेमू ग्लेशियर। इतने सारे ग्लेशियर हैं। अभी इसका पूरा क्रम पढ़ेंगे, कौन बड़ा है कौन छोटा है लंबाई के हिसाब से। देखिए, सियाचिन काराकोरम में, जिसकी लंबाई 76.64 किलोमीटर बता रहा है। फिर बियाफो, फिर हिस्पार, फिर बालतोरो, चोगोलोंगमा, खोर्दोजिन, रीमो, पुनमा, गंगोत्री, जेमो, ससाइनी, रूपल और दियामीर। क्रम कभी कभी पूछ लेता है, तो इसमें हमको थोड़ा सबसे ये सियाचिन ग्लेशियर बता रहा है, लंबाई इसकी सबसे ज़्यादा है, और बियाफो, हिस्पार, बालतोरो, यहाँ तक तो याद रखना ही पड़ेगा। बाकी का नाम सुना सुना लगे, मतलब कभी नाम आ जाए खोर्दोजिन, रीमो, पुनमा क्या है, तो ये थोड़ा सा पढ़ा पढ़ा लगना चाहिए कि हाँ ये कोई हिमनद है। जेमो, ससाइनी, रूपल और दियामीर, इसलिए ये वाला लिस्ट एक बार देख लेना चाहिए। तो हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। तो 4300 से 6000 मीटर पूर्व में हिम रेखा की औसत ऊंचाई महान हिमालय के उत्तरी भाग में 5500 से 6000 मीटर, और महान हिमालय दक्षिण में 4500 से 6000 मीटर के बीच पाई जाती है। इसी प्रकार पश्चिमी हिमालय की औसत हिमरेखा 5800 मीटर पर और पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर पर पाई जाती है। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो नुब्रा घाटी के उत्तर में है। अभी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सियाचिन कहाँ है बोल रहा है, तो अक्साई चीन के पश्चिम, गिलगिट के पूर्व, लेह के उत्तर, नुब्रा घाटी के उत्तर में है। यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। ये सियाचिन कहाँ है? लद्दाख में है, जहाँ से वांगचुक जी हैं। लद्दाख, सियाचिन सबसे बड़ा। निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? तो सियाचिन हम देखा था 76.64 किलोमीटर। सबसे बड़ा हिमनद कौन है? अब इसमें पूछा है कि सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है? कंचनजंगा, रुंडोल, केदारनाथ, गंगोत्री। तो अब यही सब है रिपीटेड क्वेश्चन पढ़ने का कि ये कहीं मिलता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में देखेंगे तो गंगोत्री सबसे बड़ी है इसमें। तो गंगोत्री हिमनद जो कि 26 किलोमीटर की लंबाई है, फिर ये 19 किलोमीटर है। रुंडोल, केदारनाथ 14 है, और कंचनजंगा 16 है। निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम हिमनद है? तो सियाचिन 76.64।
फिर यहाँ ये क्रम देख लेते हैं। ससाइनी काराकोरम में है, गंगोत्री उत्तराखंड, जेमू सिक्किम में है, सियाचिन काराकोरम में है। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? फेडचेंको ग्लेशियर, जो कि पामीर क्षेत्र में है। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में चौराबाड़ी ग्लेशियर। जब वहाँ पे वो बादल फटा था उस समय काफी ज्यादा उसमें था क्वेश्चन में। हिमालय के हिम नदों की पिघलने की गति सबसे अधिक है, तो हिमालय के हिम नदों के पिघलने की गति सर्वाधिक है। गंगा नदी के उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है। इसी के परिणाम स्वरूप इसका विस्तार कम होकर पिछले 50 वर्षों की तुलना में आधा हो गया है। निम्नलिखित हिम नदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में स्थित है? तो मिलाम उत्तराखंड के कुमायूं में मिलाम है। मिलाम, नीतिमाना लिपुलेख जहाँ पे है, नीतिमाना लिपुलेख वहीं पे मिलाम है। कुमायूं क्षेत्र में हिमनद मिलाम। अब यहाँ पे हिमनद है और कौन सी नदी निकलती है या फिर उसके बारे में पूछा है, तो देखिए बंदरपूंछ यमुना नदी है, बाराशिगरी चिनाब है, इसको एज इट इज याद कर लेना है। बंदरपूंछ यमुना, बालाशिगरी चिनाब, मिलाम, गौरी गंगा, मिलाम। अभी फिर आ गया, अभी मिलाम को अभी पढ़े थे, अभी कुछ देर पहले ऊपर में हम लोग मिलाम देखे थे कि उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में है मिलाम। मिलाम से नदी कौन सी निकल रही है? गौरी गंगा। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, उत्तराखंड में लोग थोड़े गोरे गोरे रहते हैं, ठीक है, गोरे गोरे एकदम सुंदर सुंदर रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, तो मिलाम वहाँ पे मिलते हैं और गौरी गंगा वहाँ से निकलती है। सियाचिन नुब्रा और जेमू तिस्ता, जेमू वहाँ पे सिक्किम वाला जेमू है। अभी देखिए ये छत्तीसगढ़ का प्रश्न है जो कि PCS 2021 से पूछा था कि हिम नदों को उनकी लंबाई के घटते क्रम में सजाना था। सबसे बड़ा सा कौन है, फिर छोटा छोटा कौन है? तो हिस्पर के बाद बियाफो, द्रांद्रुम, सोनापानी और बाराशिगरी। ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी गलत होता, अगर कंफ्यूजन होता। अब एक बार याद कर लिए तो हिस्पर, बियाफो, द्रांद्रुम, सोनापानी और बाराशिगरी। देखते हैं पठार के बारे में, ठीक है। पठार कार्बोनिफेरस युग में गोंडवाना लैंड का एक भाग था और हम जानते हैं कि कोयले के लिए फेमस है। हम लोग पढ़ा था कि पठार के ऊपर कीड़े रेंगते हैं। क्रिटेशियस युग से इसको कंपेयर किया था। बेसाल्ट से निर्मित होते हैं। नर्मदा नदी, छोटा नागपुर का पठार, सब इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ा है हम लोगों ने महेश कुमार बर्नवाल में। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं क्या हमसे बन रहे हैं प्रश्न। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है किस युग में? तो हमने पढ़ा था कि जो भी पठार वाला पोर्शन है, ठीक है, जो भी पठार वाला पोर्शन है उस पर कीड़े रेंगते हैं। इसको बस याद करने के लिए, बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों से निर्मित क्रिटेशियस युग में हुआ है। क्रिटेशियस कार्बोनिफेरस युग में, कार्बन मतलब काला, काला मतलब कोयला, दामोदर सोन महानदी गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ है। कार्बोनिफेरस को याद रखना है। जबकि क्रिटेशियस युग के दौरान ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप निर्माण हुआ है। इसी काल में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में प्रारंभ हुआ है। मेघालय का पठार क्या है? हमने पढ़ा था कि मेघालय का पठार, ये नहीं सोचना है कि हिमालय का भाग है, ये वाला जो पूरा पठारी रीजन है इसी का एक ये है मेघालय का पठार, इसी का ये हिस्सा है, तो हम इसे प्रायद्वीपीय खंड का हिस्सा मानेंगे। तो मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है और ये भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप के द्वारा पृथक हो गए थे। ये मालदा गैप भी इंपॉर्टेंट है। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। सीनोजोइक, हमने कहा था सीना चौड़ा किसका? वृहद हिमालय का। तो भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत हिमालय तथा भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत सिंधु और गंगा मैदान के उत्तर भाग में सीनोजोइक महाकल्प में निर्मित हुए हैं। छोटा नागपुर का पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? खनन उद्योग का विकास और औद्योगिकरण। छोटा नागपुर का पठार क्या है? एक अग्र गंभीर है। छोटा नागपुर का पठार आता है क्वेश्चन में कि इसमें क्या होता है कि विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। पाट वाली भूमि मिलती है जिसमें कि अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर है। इस पठार के प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। पठार में ढाल तीव्र स्कार्पों के रूप में पाए जाते हैं, तो यह अग्र गंभीर है। यहाँ पे ABCD बनाया हुआ है और बोला है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो बिल्कुल बता सकते हैं। पहले इस तरह के प्रश्न आते थे हमें। ये वाली जो है रिफ्ट घाटी है जहाँ से देखिए नर्मदा नदी बहती है, ताप्ती बहती है, और ये छत्तीसगढ़ का मैदान है। BC छोटा नागपुर का पठार है। जबकि हम D देखते हैं तो D जो क्या है? वृष्टि छाया क्षेत्र है। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? तो मालवा का पठार है। इसके उत्तर में क्या है? अरावली है। दक्षिण में सीमा विंध्य श्रेणी और पूर्व सीमा बुंदेलखंड पठारों के द्वारा निर्धारित की जाती है। अरावली और विंध्य के मध्य में क्या है? मालवा का पठार। कौन सा पठार अरावली एवं विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो ये है मालवा का पठार।
मालवा का पठार। दंडकारण्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ उड़ीसा में है। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। मुख्यतः उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है दंडकारण्य का पठार। केवल छत्तीसगढ़ नहीं सोच लेना है, क्योंकि विस्तृत एरिया है और ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? तो यह है मध्यवर्ती भाग में स्थित है। दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? तो मध्यवर्ती में है। बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो खड़गपुर की पहाड़ियां देखा जाए तो पुराना है, क्योंकि ये धारवाड़ क्रम की है, जबकि रोहतास पठार विंध्यान क्रम की उत्तर पश्चिमी पहाड़ी तृतीय क्रम की और उत्तर गंगा मैदान तो नवीनतम है, तो खड़गपुर ही पुराना है। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो गारो खासी जयंतिया हम जानते हैं भुवन की पहाड़ी नहीं है। अलबामा हिल्स कहाँ स्थित है? तो बीजापुर अपलैंड में है, वहाँ अपलैंड के दक्षिण में है। तटीय भाग देखिए, भारत की जो तटरेखा है इसकी लंबाई 7516.6 किलोमीटर है, 7516.6। भारत की तटरेखा पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और मुख्य द्वीपों से घिरी हुई है। सबसे ज़्यादा लंबाई गुजरात की है, क्योंकि आता है कभी कभी प्रश्न में गुजरात का क्या है, क्योंकि ये ऐसे कटा फटा है और ऐसे घुमा घुमा के, तो सबसे ज़्यादा लंबा गुजरात ही है। उसके बाद तट देखें तो महाराष्ट्र का है, सबसे पहले गुजरात का है, फिर महाराष्ट्र का है। सॉरी, लंबाई में अगर हम देखते हैं, लंबाई में अगर देते हैं तो ये चार्ट में देख लेते हैं, इसमें क्लियर हो जाएगा कि सबसे लंबा कौन सा है। तो देखिए गुजरात क्या है, 1214 अगर राज्य की बात करता है तो, बल्कि अगर केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी की बात करता है तो अंडमान निकोबार सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये ध्यान रखना है। अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों पूछता है तो ऐसी स्थिति में अंडमान निकोबार आएगा, और फिर ऐसे में गुजरात है। उसके बाद हम आंध्र प्रदेश को इग्नोर नहीं कर सकते, फिर तमिलनाडु। तो फर्स्ट आप गुजरात देख लीजिए, सेकंड आपका आंध्र प्रदेश हो गया और थर्ड तमिलनाडु हो गया। मतलब GAT गैट, गैट। फिर आपका चौथे नंबर पे महाराष्ट्र है, आपका, और 5वें नंबर पे केरल है, MK। फिर गैट, MK, गैट, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। कन्फ्यूजन नहीं होगा कभी भी कि कौन था कौन नहीं था। तो हमने इसको देखा कि फर्स्ट पे ये है, फिर हमने देखा आंध्र प्रदेश, देखिए कितना लंबा सा है ना, है तो क्षेत्रफल कम, यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। तो पहले पे हमने देखा गुजरात, दूसरे में देखा हमने आंध्र प्रदेश, उसके बाद हम देखते हैं तमिलनाडु, तो ये हो गया गैट। फिर हम देखते हैं महाराष्ट्र और फिर केरल तटीय रेखा में MK। और अगर केंद्र शासित प्रदेश भी जोड़ेगा तो सबसे ज़्यादा ये अंडमान निकोबार है। तो दोस्तों, अंडमान और निकोबार कौन से डिग्री चैनल से पृथक होता है बताइएगा, और इधर 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल को भी बताएंगे कौन कौन अलग होता है। ठीक, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है? तो ये है चेन्नई। नापने वाला काम चेन्नई से करते हैं। किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? चेन्नई तट से नापा जाता है, बस याद कर लेना है। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार, प्रादेशिक जल क्षेत्र का सामान्यतः 12 नॉटिकल मील तक हम कहते हैं, 12 समुद्री मील तक हमको सब चीज का अधिकार होता है। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो अभी हमने देखा था 7516.6, तो लगभग 7500। ये तट रेखा पूछा है, तट रेखा की कुल लंबाई। भारत की तट रेखा 7516। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा लंबी? अभी हमने देखा गैट, तो गुजरात। फिर देखते हैं, सेम चीज है बिल्कुल, गैट है और फिर MK है, महाराष्ट्र, केरल, याद रखना है। भारत की किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? पूछना ही नहीं है, एक ही क्वेश्चन को बार बार नहीं पढ़ेंगे। भारत में से कितने राज्य की तट रेखा से लगे हुए हैं? तो ये है 9 राज्य हैं। पूरा आप ईस्ट से वेस्ट देख लेंगे, गिन लेंगे तो 9 में हो जाएंगे। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर किसका नाम था? हिंद महासागर का। सर्वाधिक तटीय अपर्दन होता है, लहरों से होता है। ठीक है, अब आते हैं पूर्वी और पश्चिमी घाट, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमेशा अगर ज्योग्राफी का क्वेश्चन आता है तो कई बार आपने देखा होगा कि नीलगिरी के बारे में पूछता है, दोदा बेटा के बारे में पूछता है, अन्नामलाई और अनाईमुड़ी, उधर से काफी क्वेश्चन आते हैं। कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार, कांडला, मुर्मू गोवा। तो यहाँ पे हम लोग प्रश्न देख लेते हैं कि प्रश्न क्या पूछा है। भारतवर्ष के पश्चिम तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार कीजिए, और इसको हमें उत्तर से दक्षिण की ओर इसको जमाना है, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो थोड़ा सा कठिन है,
जंजीरा महाराष्ट्र के रायगढ़ में है, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में है, कन्नूर केरल में है, नागरकोइल तमिलनाडु में है। तो सबसे नीचे हम देखते हैं कि नागरकोइल तमिलनाडु आना चाहिए। 1 4 2 3 कह रहा है, 1 4 2 3 मतलब सबसे ऊपर उत्तर में जंजीरा है महाराष्ट्र, उसके बाद सिंधुदुर्ग है सेकंड नंबर पे, फिर हमारा कुन्नूर आता है केरल में, और फिर नागरकोइल आता है तमिलनाडु में। आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे। इसका यह कारण है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी, यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सूनी सड़कें और उजड़ तटाग्र सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। तो ये कहाँ पे है, डेनमार्क वासी कहाँ पे थे, तो ये थोड़ा सा तमिलनाडु तट पर अवस्थित तरंगमबाड़ी डेनमार्क से संबद्धता के लिए विख्यात है। डेनमार्क निवासी यहाँ पे थे और ये बस्ती अंग्रेजों को बाद में ये लोग बेच दिए थे। तो आइए इसका क्वेश्चन है, दिए हुए मानचित्र पर ध्यान दीजिए बोला है। फिर भारत के समुद्री क्षेत्र पर ये भाग किसको करते हैं, तो ये अंतरजलीय उच्चावच रेखा। ये पहले डायग्राम वाले क्वेश्चन आते थे, अब नहीं आते हैं। भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें कि इनमें से कौन पश्चिमी तट पर अवस्थित है। तो इसमें जंजीरा हमने देखा रायगढ़ जिले में था, और उडुपी कर्नाटक भी हम देखते हैं कि पश्चिमी तरफ ही आता है। ओरोविले तो आपका पूर्वी आ गया क्योंकि तमिलनाडु पुडुचेरी उधर है, और तुतुकुड़ीन दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। यहाँ पे सूची में मिलान करना है, दीघा, गोपालपुर, कलांगुट और मरीना बीच सुने होंगे, गोपालपुर बहुत बार सुने, उड़ीसा में है। दीघा पश्चिम बंगाल में एक जिला ही है, और कलांगुट एक बस नया लग रहा है, ये है गोवा में, कलांगुट गोवा में है। बाकी मरीना तमिलनाडु में, गोपालपुर उड़ीसा में, दीघा पश्चिम बंगाल में। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है, तो यह है कोरोमंडल। जबकि हम नीचे जब आएंगे तो पहले हमको उत्तरी सरकार मिलेगा, उड़ीसा वाला, वेस्ट बंगाल वाला, उसके नीचे हम आते हैं तो आ जाएगा कोरोमंडल। इधर को हम मालाबार कहते हैं, ठीक है। कोंकण उसके ऊपर का होता है। तो कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिण प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फास डेवी द्वीप कृष्णा डेल्टा के पास है, तमिलनाडु की कैप कोमेरिन तक है। महत्वपूर्ण है ये डेवी बिंदु और कैप कोमेरिन। तमिलनाडु का समुद्री तट क्या कहलाता है, कोरोमंडल। भारत के निम्नलिखित तटों में कृष्णा डेल्टा और कैप कोमेरिन के मध्य में क्या स्थित है, कोरोमंडल। कैप कोमेरिन के नाम से भी जाना जाता है किसको, कन्याकुमारी को। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वो क्या है, कोंकण, ठीक है। पश्चिम तटीय मैदान में जैसे मालाबार के ऊपर जो है वो कोंकण तट है, कोंकण रेलवे भी है। द्वीप समूह देखते हैं, बंगाल खाड़ी के द्वीप समूह कौन कौन से हैं। तो अभी कुछ देर पहले मैंने प्रश्न पूछा था कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा चैनल, तो यही आंसर भी आ गया अपना, 10 डिग्री चैनल। बंगाल की खाड़ी में ये अवस्थित है, सैडल पीक सबसे ऊंचा है यहाँ पे। और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, 22 मुख्य द्वीप। बैरन द्वीप देखिए, वहाँ पे बैरन आइलैंड ज्वालामुखी के लिए फेमस था, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। नारकोंडम द्वीप भी वहाँ स्थित है, नारकोंडम। अराकानियोमा, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, शैल और श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश पुलिकट झील के समीप स्थित है। पम्बन द्वीप, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र और राम सेतु, एडम्स ब्रिज, मन्नार द्वीप। ये एकदम शॉर्ट में रिवीजन करना होता है, तो एक बार इस सिनॉप्सिस को देख करके फिर प्रश्न कर सकते हैं। अभी जो प्रश्न मैंने पूछा था 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री चैनल देख लेते हैं। 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री जो है मिनिकॉय, जो कि भारत में है और मालदीव के मध्य है, मालदीव। 8 डिग्री चैनल की हम बात कर रहे हैं तो ये मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। जब 9 डिग्री चैनल की बात करते हैं तो ये मिनिकॉय और लक्षद्वीप। देखिए, किसी भी चीज का जो लक्ष्य है, लक्ष्य एकदम नया होना चाहिए, नवीन नया, नवदुर्गा, सक्सेस, किसी से भी इसको रिलेट करिए, लेकिन 9 को लक्षद्वीप से रिलेट कर लेना है। जब भी मिनिकॉय मालदीव पर कंफ्यूजन हो कि मिनिकॉय मालदीव था कि मिनिकॉय लक्षद्वीप था, तो लक्ष्य को 9 डिग्री से कनेक्ट करके रखना है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप। और 8 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय और मालदीव के बीच में, मालदीव। और 10 डिग्री चैनल जो है इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि कार निकोबार और अंडमान के बीच में। डंकन पैसेज जो है लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान के मध्य है, लघु अंडमान, डंकन पैसेज, डंकन, लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान के मध्य में। कोको चैनल कई बार आता है, कोको द्वीप म्यांमार में है,
और उत्तरी अंडमान के बीच में है। पाक स्ट्रेट, तमिलनाडु और श्रीलंका, मन्नार की खाड़ी, तमिलनाडु और श्रीलंका। ये सारे प्रश्न बहुत बार आ चुके हैं, इसलिए यहाँ पे चार्ट बना के ये दे दिया है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सर्वोच्च शिखर जो कि सैडल पीक है वो कहाँ पे है? उत्तरी अंडमान में है कि मध्य में है कि दक्षिण में है कि वृहद में है? तो हमें याद रखना है उत्तरी। उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर क्या है? सैडल पीक का उत्तर यही है, उत्तरी अंडमान। तो जब भी सैडल पीक वाला प्रश्न आए तो इसका उत्तर है उत्तरी अंडमान, कंफ्यूज नहीं होना है। अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? सैडल पीक, नो कंफ्यूजन। अंडमान और निकोबार कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में है। अभी हमने देखा अंडमान निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है? 836 से बोलता है, लगभग 22 मुख्य द्वीप जो है निकोबार है। अब बताएंगे कि लक्षद्वीप में कितना है, मेरे ख्याल से 36, देखेंगे अभी आगे। 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? तो आंख बंद करके भी कोई पूछेगा तो बता देना चाहिए, निकोबार द्वीप समूह, कार निकोबार और लघु अंडमान को। 10 अंश जलमार्ग अंडमान निकोबार, 10 डिग्री अंडमान निकोबार। बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है, बिल्कुल सही है। तो बैरन द्वीप देखते हैं। बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के उत्तर में 500 किलोमीटर से अधिक दूर है, इसलिए कथन असत्य है, केवल 140 किलोमीटर लिखा है। इसलिए पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी 1991 में उद्गार हुआ था, तब से वह निष्क्रिय बना हुआ है, तो ये कथन गलत है। मतलब जो बैरन द्वीप है वो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। तो 2005-06 में भी इसमें उद्गार हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, बैरन द्वीप कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में है। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? तो बैरन का ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? बैरन द्वीप है। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है? पुलिकट झील के पास है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यहीं पे है। एडम्स ब्रिज यानी कि राम सेतु कहाँ शुरू होता है? तो धनुषकोडी से शुरू होता है और ये श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला में उथले जलीय भाग के रूप में विस्तारित है। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? तो सुमात्रा सबसे निकट है। अब देखते हैं अरब सागर के द्वीप समूह। तो अरब सागर में द्वीप समूह लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्का द्वीप समूहों का अंग है? तो यह है तिलंचोंग। लक्षद्वीप अरब सागर में केरल के कोच्चि तट में 220 से 440 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और विस्तृत द्वीपों का समूह है। भारत का केंद्र शासित यानी कि यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। कुल क्षेत्रफल इसका 32 वर्ग किलोमीटर है। यह प्रश्न आया था, लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 36 है। सबसे उत्तरी द्वीप समूह को आमीन द्वीप कहते हैं और सबसे दक्षिण को मिनिकॉय कहते हैं। मिनिकॉय क्या है? लक्षद्वीप का ही सबसे दक्षिण द्वीप समूह है। मिनिकॉय जो है वो शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल से लक्ष्य, हमने कहा था अभी 9 डिग्री चैनल याद किया था। मिनिकॉय लक्ष्य जब भी कोई रखते हैं तो नवीन रहता है और उसकी सफलता के लिए नौ दुर्गा का वो करना पड़ता है। तो 9 डिग्री जो है वो है मिनिकॉय से लक्षद्वीप। और वही अगर हम 8 डिग्री देखते हैं तो मिनिकॉय मालदीव है। कावारत्ती जो है वो लक्षद्वीप की राजधानी है और लक्षद्वीप की सबसे बड़ी द्वीप जो है एंड्रोट या एंड्रॉथ है। तो निम्नलिखित में से कौन सी द्वीप लक्का द्वीपों का समूह नहीं है? तो कावारत्ती, अगाथी, कालपेनी सब है, तिलंचोंग नहीं है। निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप यानी कि एटॉल्स पाए जाते हैं? तो लक्षद्वीप के निकट पाए जाते हैं। कौन सा प्रवाल द्वीप समूह है? लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? दक्षिण पश्चिम भारत में। कितने द्वीप हैं? 36 द्वीपों के समूह। लक्षद्वीप किससे बना है? तो प्रवाल कोरल रीफ्स का बना है और कोरल रीफ्स सिर्फ लक्षद्वीप में नहीं है। कहाँ कहाँ है? यह प्रश्न मेंस में आया था। तो ये मन्नार की खाड़ी में भी है लक्षद्वीप, मालवन, महाराष्ट्र एवं कच्छ की खाड़ी में पाए जाते हैं। प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती तो कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती, बाकी सब मन्नार की खाड़ी हो, कच्छ की खाड़ी हो, लक्षद्वीप, मिनिकॉय सभी में है। निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप श्रेणी में आता है? तो ये आता है मिनिकॉय। मिनिकॉय आता है भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है, जबकि भटकल, अर्नाला और हेनरी जो है अपतटीय द्वीप की श्रेणी में आते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य में है? तो रामेश्वरम है। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा है? तो यह है मुंबई। मुंबई जो है द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर है। फिर है भारत के सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो सालसेट है, सालसेट द्वीप। ये मुंबई उसी के ऊपर स्थित है ना, सालसेट के ऊपर ही। अब यहाँ पे जोड़ी मिलाने को आता है तो देखिए वयंत शयोधर जो है कच्छ की खाड़ी में, पीरम खंभात की खाड़ी में, द्वारका अरब सागर तट पे है और दीव जो है काठियावाड़ तट पे है। इसको एक बार और रिपीट करेंगे। वयंत शयोधर कच्छ की खाड़ी, पीरम खंभात, द्वारका अरब सागर के निकट और दीव काठियावाड़ तट। कोरी क्रीक निवेशिका कहाँ स्थित है? तो कच्छ के रन में है। कोरी क्रीक निवेशिका कच्छ के खाड़ी में नहीं है, कच्छ के रन में है।
कोरी कोरी क्रीक निवेशिका, यह एक दलदली भूमि है जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्माण करती है। सर्करिक विवाद किन दो देशों के मध्य था? तो भारत पाकिस्तान के मध्य था। तो ये द्वीप वाला क्वेश्चन देखिए पेज नंबर 62 तक यहाँ पे खत्म होता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट वाला। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।